कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब रिचर्ड, उसकी पत्नी मरिया और बेटा लियो यॉट पर जागे और समझ नहीं पाए कि रात में क्या हो गया। खुले समंदर पर तैर रही उनकी यॉट अब सूखी धरती पर खड़ी थी। पानी गायब, चारों तरफ बस फटी रेत और सन्नाटा, और यहीं से उनका डर शुरू हुआ। जितनी दूर नजर जाती थी बस धूल, मिट्टी और दरारें। रिचर्ड ने घबराने के बजाय कंपास और नक्शा उठाया और समझने की कोशिश की कि वो कहाँ है, लेकिन कंपास जड़ था, जैसे उसके अंदर जान ही न हो। न दिशा दिखी, न कोई हरकत। हवा में हल्की धूल घूम रही थी और जहां पानी की आवाज आती थी वहां अब सिर्फ गूंजती हुई खामोशी थी। तभी लियो उछलता कूदता आया और 2 बड़े केकड़े आगे कर दिए। उनके खोल पर नीले धब्बे चमक रहे थे। मरिया ने देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो जानती थी कि ऐसे केकड़े गहराई में रहते हैं, ऊपर कभी नहीं मिलते। इस बात ने उसकी रीढ़ में ठंड उतार दी कि अगर ये ऊपर मिले हैं तो नीचे तक पानी खत्म होगा। रिचर्ड चुपचाप यॉट पर चढ़ा, स्टोरेज खोला और बैटरी निकालकर टूटी तारें जोड़ने लगा। काफी देर बाद रेडियो जगा तो कमरे में फिर उम्मीद का एहसास हुआ। उसने रेस्क्यू चैनल घुमाया और सिग्नल जुड़ते ही सबने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल झटका लगा। दूसरी तरफ बचाव दल नहीं, एक आदमी था। उसने अपना नाम डॉगडान बताया। आवाज भारी थी, सांसें टूटी हुई। उसने कहा कि वो भी इसी सूखे सागर पर फंसा है। उसकी पनडुब्बी नीचे दब गई, शरीर घायल है और समय कम। बात धीरे धीरे खुली तो रिचर्ड को समझ आया कि परिवार हिला नहीं, दुनिया हिल गई। धरती के चुंबकीय ध्रुव अचानक उलट गए थे। इसी वजह से ज्वार भाटा का रास्ता बदल गया और अरबों लीटर पानी किसी दूसरी दिशा बह गया। यही वजह थी कि पूरा समंदर रेगिस्तान बन गया। मरिया कांप रही थी। लियो की आंखों में डर और सवाल भरे थे। रिचर्ड ने दोनों को कसकर पकड़ लिया। डॉगडन ने रेडियो पर आखिरी सच बताया। पानी वापस लौटने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन बाद ये सूखी जमीन फिर गहरे समंदर में डूब जाएगी। इसका मतलब साफ था कि उन्हें तुरंत कोई ऊंची जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो लौटता समंदर पूरा इलाका निगल लेगा। पर दिक्कत ये कि सबसे नजदीकी किनारा 500 किलोमीटर दूर था। वहां पैदल पहुंचना सोचना भी बेवकूफी थी। सूरज सिर पर तप रहा था, हवा में अजीब भारीपन था और जमीन ऐसे जल रही थी जैसे तवा चूल्हे पर रखा हो। इसी कशमकश में रिचर्ड ने हिसाब लगाया कि डॉगडान की पनडुब्बी 200 किलोमीटर दूर है। रास्ता मुश्किल है लेकिन मुमकिन, और डॉगडान घायल है, मरिया नर्स है, वो उसकी जान बचा सकती है। सब एक दूसरे को देखते रहे। किसी के पास और रास्ता नहीं था। तय हो गया कि वहीं जाना है। सामान बांधने की जल्दबाजी चल ही रही थी कि दूर धूल के बीच से कोई इंसानी साया उभरा। कपड़े फटे थे, चेहरा पसीने से तर था, होंठ सूख चुके थे। वो कदम दर कदम पास आ रहा था, जैसे आखिरी उम्मीद पर टिका हो। रिचर्ड आगे बढ़ा और चुपचाप उसे पानी की बोतल थमा दी। उसने बोतल ऐसे पकड़ी जैसे जान पकड़ी हो। पल भर में पूरा पानी निगल गया। फिर उसका चेहरा बदल गया, आंखें खूंखार हो गईं, सांसें भेड़िए जैसी। रिचर्ड पीछे हटने लगा, पर उस आदमी ने अचानक दहाड़ के साथ हमला कर दिया। झपट्टा इतना तेज था कि रिचर्ड संभल भी न पाया। मरिया ये देख भागी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ तैर रहे थे, लेकिन वो आदमी सुनने के लिए बना ही नहीं था। उसने नीचे गिरी भाला गन उठाई और एक झटके में रिचर्ड के पेट में उतार दी। मरिया वहीं जम गई, पूरा शरीर पत्थर। अगला ख्याल लियो और छोटी एमिली का आया और वो भागी, लेकिन वो आदमी भाला गन फेंकता हुआ उसके पीछे टूटा और उसके कांधे पर गहरी चोट मार दी। मरिया की चीख अंदर ही रह गई। किसी तरह छलांग लगाकर यॉट में घुसी, दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। उसने बच्चों को पकड़कर स्टोरेज रूम के बक्सों में धकेला और खुद हाथ में छोटा फल काटने वाला चाकू कसकर पकड़ लिया। सांसें तेज थीं, अंदर हल्की अंधेरा। बाहर उस आदमी के कदमों की धाप सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद लोहे घिसने की आवाज आई। वो दरवाजा तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहा था। पूरा दरवाजा कांप रहा था। आखिर जोरदार आवाज के साथ दरवाजा फट गया। लकड़ी और लोहे के टुकड़े उछलते हुए चारों तरफ बिखर गए। वह आदमी अंदर दाखिल हुआ। चाल धीमी थी मगर आंखें लाल और भूखी। कमरा पूरा उसकी सांसों से भारी लगने लगा। वह हर कोना उलट पुलट कर रहा था। सीटें खिसकी, अलमारी की चीजें जमीन पर गिरी, बक्से फट गए, फर्श खरोंचों से भर गया। यॉट की दीवारें उसकी हर हरकत पर चरमराईं। मरिया पीछे की ओर सटी खड़ी थी। सांस शरीर में घुसी ही नहीं लग रही थी। हाथ में चाकू पसीने से फिसल रहा था, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसे मौका चाहिए था। आदमी कुछ कदम दूर था, तभी उसने मुड़कर गहरी नजर डाली, जैसे हवा में किसी की धड़कन सुन ली हो। मरिया ने हिम्मत की, कंधे के बल उठकर पीछे से वार करने ही वाली थी कि अचानक दहाड़ती हुई आवाज आई। एक शिकारी कुत्ता अंधेरे से निकला और झपट कर मरिया को दबोच लिया। उसका शरीर जमीन से टकराया, दर्द पसलियों में चुभ गया। कुत्ते के दांत कंधे के पास घुसते घुसते रह गए, पर मरिया ने चाकू कसकर पकड़ा हुआ था। कुत्ते का मुंह पकड़कर उसने अपने चेहरे को बचाया और दांत भींचकर चाकू उसकी गर्दन में घुसा दिया। खून छलका, कुत्ते की चीख टूटी और कुछ सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया। मरिया पूरी तरह कांप चुकी थी। सांस जैसे फेफड़ों में जल रही थी, लेकिन उसने चाकू नहीं छोड़ा। कुत्ते की मौत पर वो आदमी भड़के हुए सांडों की तरह गरजा और बाहर भागा। उसने चीख कर पूरा यॉट देखा। आंखें आग बन गईं, पर उसे सिर्फ कुत्ते की ठंडी लाश मिली। उसका गुस्सा और प्यास मरिया को
ढूंढने पर टिक चुकी थी। इसी पल मरिया ने रास्ता देखा। वह चुपचाप साइड से निकलकर ड्राइविंग रूम की तरफ बढ़ी। कदम बिल्कुल हल्के, दिल तेज, चाकू हाथ में तना हुआ। बस 2 कदम और वह उसकी पीठ के बिल्कुल पास थी। जैसे ही उसने वार करने के लिए हाथ उठाया, आदमी ने पलटकर बेमौका वार किया। उसके मुक्के की ताकत से मरिया की दुनिया घूम गई और वह फर्श पर गिर गई। आदमी ने उसके ऊपर बैठकर उसका गला पकड़ लिया। उंगलियां कसती गईं, हवा गले में रोकी जाने लगी। मरिया का चेहरा नीला पड़ रहा था, आंखों में दुनिया तैर रही थी। लियो और एमिली का नाम अंदर ही अंदर गूंजा। तभी स्टोरेज के बक्सों में हलचल हुई। आवाज हल्की थी मगर उस पल तेज सुनाई दी। वहां से एमिली निकली। छोटी थी पर आंखों में आग थी। उसके हाथ में फ्लेयर गन थी जिसे लियो ने उसे थमाया था। एमिली कांपते कदमों से आगे आई। फ्लेयर पकड़े हाथ हिल रहे थे लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मरिया की आंखें बंद होने ही वाली थीं कि एमिली ने बिना आवाज किए निशाना साधा और फ्लेयर कसकर दबा दिया। गर्म रोशनी का गोला आदमी के चेहरे पर फटा। उसकी त्वचा झलकर सिकुड़ गई। आदमी बुरी तरह चिल्लाया और पीछे गिरा। उसकी आंखें धुआं और जलन से भर गईं। फ्लेयर जमीन पर उछली और यॉट के पर्दों में आग लगा गई। आग तपकर आगे बढ़ती रही। सीटें सुलगने लगीं, प्लास्टिक पिघलने लगा। धुआं कमरे में दौड़ गया। मरिया खांसती हुई उठी। जलती यॉट से निकलने का बस कुछ पल बचा था। उसने एमिली और लियो को बाहों में उठाया और दौड़ पड़ी। गर्मी पीठ पर चाबुक की तरह लगी। यॉट के बाहर पहुंचते ही हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू उन्हें लगी, लेकिन पीछे मौत गर्ज रही थी। वह बाहर निकली तो रिचर्ड वहीं पड़ा था, उसका शरीर ठंडा, आंखें बंद, खून उसकी शर्ट भिगो चुका था। मरिया थम गई, दिल फट गया, चीख अंदर ही अंदर टूट गई। रिचर्ड की उंगलियों को छूते हुए उसकी आंखें भर आईं। पल भर को लगा दुनिया खत्म हो गई है, पर जो आग यॉट को खा रही थी उसने उसे याद दिलाया कि रुकने का मतलब मरना है। उसी वक्त मरिया ने देखा कि वो आदमी अब भी जिंदा है। यॉट की आग उसकी पीठ चाटते हुए ऊपर उठ रही थी, पर वो झुलसा हुआ शरीर जमीन पर घिसटता हुआ बाहर आ गया। चेहरा काला पड़ चुका था लेकिन आंखों में वही खून मांगता पागलपन जल रहा था। मरिया ने बच्चों को हाथ से थामा और बिना सोचे दौड़ पड़ी। उनके पैर गरम रेत पर धंसते जा रहे थे। लियो और एमिली ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सूरज उन्हें जलाता जा रहा था। आसमान जैसे आग उगल रहा था और पीछे मौत उनके कदमों पर सवार थी। काफी देर भागते रहने के बाद जमीन अचानक नीचे को टूटी और सामने एक लंबी गहरी दरार खुली मिली। तीनों उसमें कूदकर छाया में छिप गए। दरार के अंदर हवा थोड़ी ठंडी थी, धूल कम थी। वहां चुपचाप बैठने भर की जगह मिल गई। मरिया ने बैग खोला। पानी की बोतलें थीं, सूखे बिस्कुट थे। बस इतना कि कुछ दिनों तक जान बची रहे, पर दिमाग जानता था कुछ दिनों से आगे का वादा कोई नहीं कर सकता। लियो एक कोने में सिकुड़ा बैठा रहा, चेहरा सुर्ख और आंसुओं से भीगा। रिचर्ड की मौत बार बार उसके सामने चमक उठी। वो खंजर, वो खून, वो चीख। सुबह रिचर्ड ने उसे प्यार से गले लगाया था, माथे पर किस किया था। अब वो पल ताबूत बन चुका था। लियो को यॉट पर बंधे गुब्बारे याद आए। वो आसमान में उड़ते रहे और उसी ने दुश्मन को उनका पता दे दिया। उसे यकीन हो गया कि ये सब उसके कारण हुआ है। उसने पानी लेने से मना कर दिया। गला सूख रहा था, होंठ फट गए थे, पर उसने एक बूंद नहीं पिया। उसकी आंखों में बस अपने पिता की झलक थी और उस आदमी का आग जैसा चेहरा। कुछ देर की चुप्पी के बाद मरिया खड़ी हुई। उसने बैग कसकर बांधा और शांत आवाज में कहा कि उन्हें निकलना होगा। वहां बैठने का मतलब इंतजार करना था और इंतजार हमेशा मौत से छोटा नहीं होता। बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया और तीनों फिर से उस सूखी फटी धरती पर आगे बढ़ गए। दूर हवा गूंज रही थी जैसे समंदर की पुरानी यादें रो रही हों। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मौत की चीख फिर उनके पीछे से उठी। चिल्लाहट तेज थी और साफ थी। मरिया का दिल धड़क उठा। वो आदमी फिर आ गया था। लियो के गुब्बारे आसमान में अब भी लटके थे और उन्होंने उसका रास्ता दिखा दिया था। वो आदमी आधा जला, आधा फटा हुआ, लड़खड़ाता हुआ, फिर भी जंगली ताकत से उनकी तरफ बढ़ रहा था। मरिया ने बच्चों को ढकेला और दौड़ने को कहा। तीनों फिर दौड़े। पैरों से धूल उड़ती रही, दिल धड़कनों में फंसता रहा। तभी लियो की नजर रास्ते के किनारे पड़ी और वह रुक गया। वहां एक छोटा सा पानी भरा गड्ढा था, जैसे सूखे के बीच बचा आखिरी टुकड़ा। पानी गंदा था, बदबू मार रहा था। अंदर आधी सड़ी पड़ी एक शार्क का शरीर था। उसके जबड़े खुले हुए थे, दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे धूप से धार निकली हो। लियो घुटनों के बल बैठ गया और शार्क के जबड़ों को पकड़कर हिलाने लगा। शायद खेल नहीं, शायद टूटे दिल का वजन उतारने की कोशिश। मरिया गुस्से और डर से चीख पड़ी। उसने मुड़कर चिल्लाया कि अभी पीछे मत देखो और भागते रहो, वरना वो आदमी उन तक पहुंच जाएगा। आवाज में इतनी बेचैनी थी कि लियो ने शार्क छोड़ दी और दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। तस्वीर साफ थी। वो आदमी दूर से नजर आ रहा था। उसका शरीर झलकर गल रहा था, लेकिन कदम तेज थे, जैसे दर्द ने उसकी रफ्तार और बढ़ा दी हो। लियो ने दूरबीन नीचे कर दी। होंठ खोलना चाहे पर आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक बात साफ थी, वो आदमी अब इनके बहुत पास आ चुका था। एंड अब ये भागना नहीं, सीधा जिंदा रहने की लड़ाई थी। मरिया की चीख भीतर ही घुट गई। उसने लियो का हाथ कसकर पकड़ा और एमिली को आवाज देते हुए तीनों फिर उसी बंजर मैदान में जान बचाने
बचाने को दौड़ पड़े। कदम डगमगा रहे थे, रेत टखनों तक ढंस रही थी, घुटने जख्मों से भर गए थे, पर वे रुके नहीं। पीछे मौत का सांस लेता साया फिर से रास्ता नाप रहा था। कुछ मिनट भागने के बाद उनके सामने जमीन अचानक नीचे को टूटी। एक गहरी चौड़ी खाई रास्ता काटे खड़ी थी। मरिया का दिल पल भर को धड़कना भूल गया, पर उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। उसने बच्चों को देखा और बस एक शब्द निकाला, कूदो। एमिली ने हिम्मत दिखाई और छलांग लगा दी। लियो ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और पीछे पीछे कूद गया। मरिया भी कूदी और पलट कर देखा तो वो आदमी खाई के किनारे पहुंच चुका था। उसने नीचे उतरने की कोशिश की, पर खोखली मिट्टी पर पैर फिसल गया और वह वहीं बैठ गया। खाई की अंधेरी दीवारों पर उसकी परछाई डगमगाती रही, फिर रुककर धीमी होने लगी। यह पहला पल था जब भागते हुए तीनों ने उम्मीद की थोड़ी रोशनी महसूस की। खाई से निकलकर वे कुछ दूरी तक और चले। धूप अब भी तप रही थी, पर हवा में शाम की ठंडक घुलने लगी थी। तभी लियो का शरीर लड़खड़ाया और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद हो गया था, आंखें खोखली, होंठ फटे, गला सूखा। इतने दिनों की थकान, भूख और प्यास उसके छोटे शरीर को तोड़ चुकी थी। मरिया ने घबराकर बैग खोला और पानी की बोतल निकाली, पर ढक्कन आधा खुला था। पानी आधे से भी कम रह गया था। उसने बिना सोचे आखिरी घूंट लियो के मुंह में उड़ेल दिया। खुद एक बूंद तक नहीं चखी। एमिली की आंखों में गुस्सा तैर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा कि पानी क्यों गिरने दिया। मरिया जलकर बोली कि एमिली ने बोतल ढंग से बंद क्यों नहीं रखी। कुछ ही सेकंड में बातचीत चीखों में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर रिचर्ड की मौत का इल्जाम फेंकने लगी, जैसे दर्द किसी पर उतारना जरूरी हो। लियो की खामोशी ने दोनों को रोक दिया। बच्चा सो नहीं रहा था, वह बस थक कर बैठा था। मरिया और एमिली ने उसे देखा और एक पल में समझ आया कि असली दुश्मन कोई गलती नहीं, वो आदमी है जो उनका पीछा कर रहा है। जैसे जैसे सूरज नीचे झुका, आसमान गेरुए रंग में बदलने लगा। गर्मी उतरी और हवा में ठंड भर गई। तब दूर जमीन पर धातु जैसी चमक दिखी। दोनों बच्चों ने उधर इशारा किया। मरिया ने आंखें तरेरी तो साफ दिखा। एक पुराना टूटा विमान वहां पड़ा था, जैसे बरसों पहले गिरकर भुला दिया गया हो। तीनों ने बिना सोचे विमान की तरफ कदम बढ़ाए। उसका लोहे का ढांचा अंधेरा निगल रहा था। दरवाजे टूटी हड्डियों जैसे टेढ़े पड़े थे, सीटें भुरभुरी, पट्टियां कटी, खिड़कियां टूटी और अंदर एक अजीब नम गंध। मगर रात यहीं काटनी थी, क्योंकि यही इकलौता ढाल बच्ची थी। वे विमान के एक कोने में बैठ गए। रात गहरी हुई और ठंड तेज। हवा धातु से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थी, जैसे विमान खुद दर्द में कराह रहा हो। एमिली कांप रही थी, उसके होंठ दांतों से टकरा रहे थे। लियो बिना आवाज सिर झुकाए बैठा था। रिचर्ड का नाम जैसे उसके होंठों पर जमा हुआ था। मरिया बस बच्चों को अपनी बाहों में समेटे रही। आधी रात बीत गई। एमिली उठी और धीरे से बाहर जाने लगी। उसे पेशाब जाना था। उसने सोचा कि थोड़ी दूरी पर जाकर लौट आएगी, बस कुछ सेकंड का मामला। पर उसने बाहर के खतरे के बारे में कुछ नहीं सोचा। वह विमान से बाहर उतरी। मिट्टी ठंडी थी, हवा सूखी और अजीब शांत। एमिली ने राहत की सांस छोड़ी ही थी कि पीछे एक परछाई उभरी। वहां वो आदमी खड़ा था, कहीं से फिर निकल आया था, आधा जला आधा डरावना। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, जैसे मौत ने खुद इंसानी शक्ल ले ली हो। एमिली जड़ हो गई, आवाज गले में अटक गई। वह पीछे हट ही नहीं पाई। वो आदमी धीरे धीरे चला, हाथ बढ़ाया एमिली का मुंह दबाने को, ताकि कोई चीख बाहर न निकले। उसी समय दरार से आती हल्की रोशनी पर एक छाया उभरी, तेज, अचानक, बिना आवाज। मरिया उड़ती हुई आई और आदमी पर टूट पड़ी। उसकी आंखें अब डर से नहीं, गुस्से और दर्द से भरी थीं। उसने चाकू सीने पर गढ़ाया, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, फिर चौथी। आदमी चीखा, जमीन पर गिरा, हाथ पैर मारता रहा। मरिया का चेहरा पत्थर हो गया था। उसकी बाहें लगातार चाकू चलाती रहीं, तब तक जब तक धरती इतनी लाल न हो गई कि पहचानना मुश्किल पड़े कि खून जमीन पर बह रहा है या जमीन खुद खून है। एमिली ने दूर खड़े होकर देखा। उसे लगा हवा थम गई है, सब आवाजें खत्म हो गई हैं। बस मरिया की सांसें रह गईं, तेज, टूटी हुई और आखिर में बिल्कुल शांत। मरिया ने बच्चों की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मजबूत, जैसे वो कह रही हो, अब भागना नहीं, अब जीना है। मरिया ने सिर उठाया और देर तक देखा। दूर काले समुद्री किनारे पर कुछ हिलता डुलता दिखा। अंधेरे में एक बड़ा झुंड रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, इतना विशाल कि आसमान छोटा पड़ जाए। मरिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है, मगर दिल ने बिना सोच बताए दिया, ये खतरा है, खौफनाक, मौत का साया। उसने एमिली को जोर से हिलाया, लियो को उठाया और तीनों ने फिर भागना शुरू कर दिया। पीछे अजीब सी आवाजें अब साफ हो रही थीं, जैसे लोहे की रगड़, पंजों की खुरच और जमीन फटने जैसी खटर पटर। उनके कदम रेत में धंसते जा रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पर रुकना मतलब खत्म होना था। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी। वे उस पर चढ़े, फिसले, गिरे, फिर चढ़े। शरीर टूट रहा था, पर डर उन्हें खींचता जा रहा था। पहाड़ी के दूसरी तरफ जमीन खुली और वहां रेत में धंसा एक विशाल जहाज पड़ा दिखा। एक बड़ा कार्गो शिप, आधा झुका हुआ, बीच से टूटा,
धातु का ढांचा चिथड़ों जैसा। मरिया ने ताकत जुटाई और बच्चों को उधर धकेला। जैसे ही वे जहाज के करीब पहुंचे, अंदर से भारी लोहे के हिलने की आवाज आई। जहाज के पेट में लोग थे, इंसान। पर जैसे ही उन लोगों ने मरिया, लियो और एमिली को देखा, डर से उछल गए, आंखों में दहशत। उन्होंने तुरंत कंटेनर का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और चिल्लाए, पीछे देखो, देखो क्या आ रहा है। मरिया ने पलटकर देखा और उसकी सांसें जम गईं। वो चीजें अब साफ दिख रही थीं, रेंगती हुई, बड़े चौड़े पंजों वाले, इंसान के कमर जितने, केकड़ों जैसे पांव, मगर जानवर की रफ्तार। काले खोल पर नीले धब्बे चढ़े, आंखें नीली और चमकती, दांत खुले। उनकी आवाज हवा चीड़ रही थी, सीटी की तरह कराहती हुई। भागने का एक ही मौका था, जहाज के ऊपर लटकते कंटेनरों की कतार। मरिया ने बच्चों को पकड़कर ऊपर धकेला। एमिली पहले चढ़ी, फिर लियो, फिर खुद चढ़ गई। जैसे ही तीनों ऊपर पहुंचे, नीचे वो जीव जहाज में घुसने लगे। कंटेनरों के छेदों से अंदर टूटते हुए घुसते, स्टील फाड़ते, लोहे से टकराते। अंदर लोग चीख रहे थे, कंटेनर हिल रहा था, लोहे की टकराहट जमीन तक गूंज रही थी। धातु की हर आवाज मौत का ऐलान कर रही थी। मरिया, लियो और एमिली ऊपर बैठे कांपते रहे। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। नीचे की उथल पुथल रात भर चलती रही और रात लंबी थी, बहुत लंबी। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगीं। एक एक कर वे जीव वापस रेंगते चले गए। उनके भारी पैर रेत में घिसटते हुए दूर तक दिखाई दिए और फिर अंधेरे में समा गए। केवल सन्नाटा बाकी रह गया। मरिया ने बच्चों को नीचे उतारा। तीनों कंटेनर के किनारे रुककर सुने। चारों तरफ रात का खालीपन पसरा था, मगर हवा में कुछ बेचैनी थी। आसमान धूल से भरा था। रेत ऐसे उड़ रही थी जैसे पूरा माहौल समंदर की तह बन गया हो। उन्होंने कंटेनर में घुसकर दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। अंदर अंधेरा और भारीपन था। बाहर रेत टकरा रही थी। आवाजें कंटेनर की दीवार पर चोट करती रही। टिक टिक टिक। लियो की सांसें भारी थीं। उसका कंधा गहरा फटा था। खून रिस कर कपड़ों को चिपका रहा था। एमिली उसकी गोद में सिर रखे बैठी कांप रही थी। मरिया ने खुद को शांत किया और लियो के पास बैठ गई। उसने उसके हाथ से शॉटगन ली, चुपचाप गोलियां बाहर निकाली, बारूद निकालकर कपड़े पर फैलाया। लियो तकलीफों से कराह रहा था। आंखों में आंसू थे, मगर वो किसी तरह खुद को संभाले था। मरिया का हाथ एक बार भी नहीं कांपा। वह लियो के घाव पर बारूद दबाने वाली थी। बाहर अंधेरे में फिर हल्की खड़खड़ाहट गूंजी, जैसे कोई रेत में रेंगता हुआ कंटेनर की ओर लौट रहा हो। हवा अब और ठंडी और भारी हो चुकी थी। बच्चे सो नहीं सकते थे। मरिया जानती थी अभी लड़ाई खत्म नहीं, बस थोड़ी देर को शांत हुई है। आदमी अब हिल नहीं रहा था। एमिली रोते रोते मरिया से लिपट गई। उसने उसे शांत किया। मरिया की सांसें धीरे होने लगी, आंखें सुर्ख, दिमाग खाली। सुबह की पहली किरण टूटी खिड़की से अंदर आई तो तीनों ने बिना वक्त गंवाए सामान उठाया और डॉगडान के बताए रास्ते पर आगे बढ़े। सूखी धरती पर उनके कदम गूंज रहे थे। धूप सिर पर चढ़ती गई। काफी देर बाद उन्हें पुराने समुद्री किनारे जैसा इलाका मिला। रेत में प्लास्टिक, टूटे बक्से, लकड़ी और धातु बिखरी थी, बदबू थी। तभी ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। चट्टानें फटी और पत्थर नीचे गिरने लगे। एमिली और लियो उछलकर दरार की दूसरी तरफ निकल गए, लेकिन मरिया का पैर फिसला और एक भारी पत्थर सीधा उसके ऊपर गिर पड़ा। उसकी चीख पत्थरों के बीच गूंज उठी। वह हिलना चाहती थी, पर पत्थर ने उसे वहीं जकड़ लिया। धमाके की गूंज ने नीचे सोए क्रैब्स को जगा दिया। सैकड़ों आंखें एक साथ खुली, काली और चमकती हुई। उनके पैर चट्टानों पर खुरचते हुए ऊपर आने लगे। मरिया ने कांपते हाथों से शॉटगन उठाई और फायर कर दिया। आवाज दरार में फैल गई। कुछ क्रैब्स पीछे हटे, लेकिन सेकंड भर बाद दोबारा रेंगते हुए करीब आ गए। एमिली ऊपर से चिल्ला रही थी कि मां रुको, हम निकालेंगे। मरिया ने दर्द से दांत भींच लिए। उसकी आंखें बच्चों पर टिकी थीं। नीचे क्रैब्स अब इतने पास थे कि उनके पंजे हवा चीरते हुए सुनाई दे रहे थे। तीनों वहीं से भाग निकले। मरिया की टांग सूज चुकी थी। हर कदम पर दर्द चुभ रहा था, लेकिन सामने पनडुब्बी थी, बस कुछ 100 मीटर दूर। हवा में नम रेत उड़ती जा रही थी। पैरों में जलन थी, सांसें धौंकनी जैसी। पर उम्मीद सामने थी और वो उम्मीद भागने पर मजबूर कर रही थी। पनडुब्बी करीब आई तो उन्होंने डॉगडन को जमीन पर गिरा हुआ देखा। उसका चेहरा फीका, खून सूख कर काला हो चुका था। वो हाथ घसीट कर आगे बढ़ रहा था, मगर जान खत्म होने को थी। मरिया उसकी ओर झपटी। उसे उठाने लगी ही थी कि काली रेत फटी और नीचे से क्रैब्स उभरे। उन्होंने पल भर में डॉगडन के पैर पकड़ लिए और चीखते हुए उसे घसीट ले गए। उसकी चिल्लाहट धरती पर लकीर बनकर रह गई। मरिया ने उसे जाते देखा, लेकिन रुकने की गुंजाइश नहीं थी। क्रैब्स अब पनडुब्बी की ओर दौड़ रहे थे। मरिया ने बच्चों को धक्का दिया और तीनों भागकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। दरवाजा बंद होते ही उनकी सांसें टूटने लगीं। दरार के बाहर पंजों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। बाहर धातु पर टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। क्रैब्स पूरे ढांचे पर फैल चुके थे। पंजों की खुरच हर कोने में सुनाई दे रही थी। एमिली कांपते हाथों से खिड़की के पास गई और बाहर झांका। लियो ने भी देखा। पनडुब्बी के चारों ओर नीला उजाला उठ रहा था, जैसे कोई ऊर्जा की दीवार धरती से फूट रही हो। उस रोशनी में हवा फट रही थी, रेत आसमान में घूम रही थी और दूर से समुद्र का गुस्सा सुनाई दे रहा था। मरिया समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है, मगर उसे एहसास था कि कुछ बड़ा टूटकर सामने आने वाला है। उसने
अपने बच्चों को सीट पर बिठाया, बेल्ट लगाई, खुद भी पकड़कर बैठ गई। अगले ही पल जमीन कांपी, पनडुब्बी हड्डियों की तरह हिलने लगी, धातु दबी चीखें निकाल रही थी। बाहर की नीली दीवार तेजी से घूमती धार में बदल गई, क्रैब्स हवा में उड़े, दृश्य बस धुंधला हो गया। पनडुब्बी लहरों की तरह उठी गिरी और फिर सब कुछ बुझ गया। अंधेरा, आवाजें खत्म, जैसे दुनिया रुक गई हो। कितना वक्त बीता पता नहीं, बस मरिया की चीख सुनाई दी। उसका सिर भारी था, आंखें सूखी लेकिन सांसें चल रही थीं। उसने लियो और एमिली को देखा, दोनों बेहोश थे पर जिंदा। एमिली ने धीरे धीरे खिड़की खोली और जो नजारा दिखा उसे तीनों चुप रह गए। पनडुब्बी अब किसी वीरान शहर में फंसी थी। टूटी इमारतें रेत में ढंसी पड़ी थीं, कारों के ढांचे आधे बाहर, आधे मिट्टी के नीचे। सड़कों पर सफेद नमक फैला था, जैसे समुद्र खुद पीछे हट गया हो। मरिया बाहर उतरी, हवा ठंडी थी, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, कोई इंसान नहीं, दूर बस समुद्र की गरज। एमिली ने टूटती इमारतों की तरफ देखा और बुदबुदाई, ये कभी शहर था, है ना? मरिया ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में खींचा। आंखें शहर पर टिक गईं, बादल काले थे, हवा भारी, दुनिया किसी और रूप में उनके सामने खड़ी थी और उसके मन में सिर्फ एक बात साफ थी, यह कहानी खत्म नहीं हुई है। असली